स्वागत है आपका अपना चैनल मेक माई स्टडी पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको जो है बोर्ड्स एग्ज़ाम के जितने भी टॉपिक हैं उसको क्लियर करूंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया कि सर आप 9th और बोर्ड्स का भी टॉपिक जो है वीडियो बनाइए ताकि मैं आपके वीडियो से ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकूं। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं अब से जो है 9th और 10th के साथ साथ जितने भी मेरा पहले वीडियो जो आता था वो भी आता रहेगा, और स्पेशली बच्चों के लिए जो डिमांड है बच्चों को उनके लिए तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि उनके वजह से ही इस चैनल पे अच्छे से वीडियो आ रहे हैं, क्योंकि वो देखते हैं वीडियो तो मुझे ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और उससे मैं अच्छे से अच्छा कॉन्सेप्ट लेके आता रहता हूँ। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं क्लास 10th का जो है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो लाया हूँ, जो आप जैसा कि आप देख रहे हैं कि कार्बन तथा उसके यौगिक यानी कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, इसके बारे में एक एक डिस्कशन करूँगा। और एनसीईआरटी का बुक मैं प्रेफर कर रहा हूँ ताकि आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा सिखा सकूँ। देखिए, कार्बन तथा उसके यौगिक में जो पहला हमारा टॉपिक है, सबसे पहले जानिए कार्बन के कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन जानते हैं, क्योंकि पूरा चैप्टर में हमको कार्बन से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ना है। टॉपिक को हर बेसिक से बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। बस आप वीडियो में बने रहिएगा और अच्छा लगेगा तो शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस वीडियो का फ़ायदा उठा सके। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कार्बन के कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन जान जाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि कार्बन का जो लैटिन नाम होता है वो दोस्तों होता है कार्बो। कार्बो का अर्थ जो होता है वो होता है कोल, और कोल को हम लोग हिंदी में बोलते हैं कोयला। यानी कार्बन की जो उत्पत्ति हुई है वो हमारा पहली बार जो कार्बन का जो नाम रखा गया था वो कोयला से के ही आधार पर रखा गया था। जैसा कि आप जान रहे हैं लैटिन नाम क्या हो गया दोस्तों, कार्बो, और कार्बो का अर्थ होता है कोल, और कोल को हिंदी में हम लोग बोलते हैं कोयला। तो इस तरह से जो है कार्बन की उत्पत्ति हुई। अब कार्बन का जो संकेत होता है दोस्तों उसको हम सी से लिखते हैं। अक्सर बार देखते होंगे बहुत सारा बच्चा जो है कार्बन को हिंदी में लिखता है, तो ठीक है, लेकिन जब हम संकेत जान रहे हैं तो उसको कार्बन को हम कार्बन में लिखें, उसको संकेत किस में लिखेंगे, सी से। बहुत ही बेसिक मैं उठा रहा हूँ, एकदम जीरो लेवल का, तो आप थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। मैं टॉपिक में एक एक टॉपिक छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि मुझे विश्वास है कि आपका जो है नंबर जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाने का प्रयास करूंगा, और मैं सबसे ज़्यादा मेहनत करूंगा ताकि आपका नंबर जो है बोर्ड्स एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा आ सके। ठीक है दोस्तों, जैसा कि संकेत आप देख रहे हैं कि सी है। क्लियर है दोस्तों। इसी तरह जो आवर्त सारणी होता है उसमें परमाणु संख्या यानी कार्बन की जो परमाणु संख्या होती है वो आवर्त सारणी में कितना होता है, 6ठे नंबर पे है। कितने नंबर पे है, क्वेश्चन कभी कभी आप पूछ देता है कि आवर्त सारणी में कार्बन जो है कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है, तो कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है। ठीक है दोस्तों। अब जब 6 आपको पता चल गया तो कभी कभी आपसे पूछ देता है कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का आप घबराइएगा नहीं, मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा और अच्छे से समझाऊंगा ताकि आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज़्यादा निकालने में किसी का दिक्कत ना हो। तो आज समझिए बस, क्योंकि कार्बन का टॉपिक है तो कार्बन का मैं जो बेसिक इंट्रोडक्शन जो दे रहा हूँ केवल कार्बन के बारे में दूंगा। जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है इसको अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा ताकि आपका छोटा छोटा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो कार्बन का जो परमाणु संख्या होता है वो कितना होता है दोस्तों, 6 होता है। अब जैसे ही 6 हो जाएगा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम क्या करेंगे, 2 और 4 होता है। देखिए कैसे होता है, जैसे ये मान लीजिए हमारा क्या है, ये नाभिक है, इसी में हमारा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन उपस्थित रहता है। देखिए इसकी पहला कक्षा यही है हमारा दोस्तों, ये हमारा क्या है, ये पहला कक्षा है। देखिए इसी में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहता है। इसके बाहरी कक्षा जो होता है दोस्तों इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि बोर-बरी के नियम के अनुसार जो बोर-बरी का नियम जो दिए थे कि ये इसको हम लोग बोलते हैं कोष। देखिए ये पहला कोष हो गया, ये दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया। सब कोई चाहता है कि इसके बाहरी कक्षा में, यानी सब तत्व चाहता है कि हमारे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाए, 8 हो जाए। सब कोई चाहता है कि वो अक्रिय गैसों का रूप ले ले, क्योंकि अक्रिय गैस एक ऐसा अक्रिय गैसों का जो ग्रुप है उन सभी तत्वों का जो है बाहरी कक्षा जो 8 से भरा हुआ है। तो सभी तत्व चाहते हैं कि हमारा कम से कम जो है बाहरी कक्षा में 8 हो जाए। तो लेकिन आप देख रहे हैं कि कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है इसका पहला कक्षा तो 2 हो गया, बोर-बरी के नियम के अनुसार जो उसका पहला जो सेल है उस तो पूरा भर गया, लेकिन जैसे ही दूसरा भरेगा तो देखिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 4 है। तो देखिए 4 इसमें भरेगा, 1 2 3 4। तो अगर दूसरा कक्षा कहता है कि टोटल होना चाहिए बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, लेकिन कार्बन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 है। तो कार्बन क्या करता है, किसी से मांगता है कि भाई हमको दे दो 4 इलेक्ट्रॉन ताकि हमारा बाहरी कक्षा भर जाए। तो ये बताइए किसी के पास अगर एक इलेक्ट्रॉन कम हो बाहरी कक्षा में 8 होने के लिए तो क्या वो किसी को देगा, वो कहेगा तुम ही हमको दे दो, ताकि हम, जैसे क्लोरीन का क्या है, देखिए क्लोरीन जो हमारा क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है, तो क्लोरीन का परमाणु संख्या हमारा 17 होता है। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे तो पहली कक्षा में 2 होगा, दूसरा कक्षा 8 होगा, तो 8 और 2 कितना हो गया, 2 और 8 कितना हो गया, 10 हो गया, 10 7 17। तो इसके बाहरी कक्षा में देखिए कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 है। ये भी चाहता है कि मेरे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाए, 8 हो जाए। तो कम से कम इसको 1 चाहिए। तो अब कार्बन मान लीजिए इससे कहेगा कि भाई हमको
कम से कम 4 दे दो तो ये देगा, कभी नहीं देगा, क्योंकि इसको 8 होने के लिए कितना चाहिए 1, और इसको 8 होने के लिए कितना चाहिए 4 है, 4 और चाहिए। तो कार्बन हार 5 के जो है इसको कोई नहीं देता है, तो कार्बन क्या करता है, अपना जो बाहरी कक्षा के जो चारों इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता है, त्याग देता है। अब भाई दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट बात जानते हैं। जब कोई इलेक्ट्रॉन जो है, देखिए जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ध्यान दीजिएगा, त्यागेगा, क्या करेगा, त्यागेगा, तो उसके ऊपर जो चार्ज आता है वो प्लस चार्ज आता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि जब कोई तत्व अपना इलेक्ट्रॉन किसी को त्यागता है तो वो उसके ऊपर जो आवेश होंगे कौन से होंगे, प्लस होंगे कि माइनस होंगे। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन क्या होगा, त्यागेगा, त्यागेगा मतलब कि मान लीजिए आप कोई सामान क्या करते हैं, फेंक देते हैं, तो कोई आके उठा लेता है, जिसको ज़रूरत पड़ता है वो उठा लेता है। तो हम क्या किए, वो सामान को त्याग दिए, फेंक दिए, ठीक है। तो उसी सेंस में जब कोई तत्व जो है अपना इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो उसके ऊपर प्लस चार्ज आता है, और उसी चार्ज को कोई जब तत्व उसे ग्रहण कर लेता है तो उसके ऊपर क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन, देखिए इलेक्ट्रॉन जो ग्रहण करेगा तो उसके ऊपर आ जाता है माइनस चार्ज। अब बात आती है कि देखिए कार्बन पे जो है बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने थे, 4 थे। तो ये तो बहुत बेचारा कोशिश किया कि हम किसी से ले लें, कोई इसको देने वाला नहीं है क्योंकि रकम तो मोटा है, कौन देगा, कोई नहीं देगा। तो हार 5 के लास्ट में क्या हो जाता है, ये अपना इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, और त्यागने के बाद देखते होंगे अक्सर आप देखते होंगे कि कार्बन पे +4 चार्ज आता है। तो ये क्लियर हुआ चार्ज वाला, जब कोई त्यागेगा तो प्लस चार्ज और जब कोई ग्रहण करेगा तो माइनस चार्ज। अब बात आती है कि कोई इलेक्ट्रॉन एक त्यागेगा तो क्या करेगा, उसके ऊपर +1 चार्ज, और उसी इलेक्ट्रॉन को कोई ले लेगा तो उसके ऊपर -1 चार्ज आएगा। तो इस तरह से जो है आवेशों का जो है तत्व के ऊपर जो आप देखते होंगे कि प्लस हाइड्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज है, नहीं है, क्लोरीन के ऊपर माइनस चार्ज है। तो यहाँ से आप इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिएगा। दूसरा देखिए, अगला पॉइंट है हमारा संयोजकता। अक्सर आप पूछते होंगे कि संयोजकता होता क्या है, तो 2 पॉइंट मैं आपको स्पेशली अलग से वीडियो बनाऊंगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का और संयोजकता से, क्योंकि इन दोनों से जो है 1 नंबर में जो क्वेश्चन है काफ़ी पूछे जाते हैं बोर्ड्स में। तो इसका अलग अलग मैं वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल अभी जान जाइए कि क्या होता है छोटे तरीके में। देखिए कार्बन के परमाणु संख्या देखिए कितना है, 6 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो गया, 2 और 4, यही ना होगा। तो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 4 है, देखना 1 2 3 4, यानी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 4 है। तो इसकी संयोजकता भी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। यानी किसी भी तत्व के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, जैसे मान लीजिए कि सोडियम है, देखिए तो सोडियम का परमाणु संख्या दोस्तों 11 है। क्या है, सोडियम का परमाणु संख्या 11 है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर आप लिखेंगे तो क्या होगा, 2 8, तो 8 2 10 हो गया, और 10 1 कितना हो गया, 11। तो देखिए सोडियम के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई, 1 हो गई। तो अब ये क्या करता है, इसको तो अब तीसरा कक्षा होने के लिए कम से कम इसको 8 चाहिए, 8 चाहिए ना। तो ये क्या करता है कि अब ये कहता है कि ऐसा करो कि मेरा इलेक्ट्रॉन कोई ले ले, क्योंकि इसी की वजह से जो है ना हमको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। अगर ये अपना इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो इसका दोनों कोश क्या होगा, पूरा भर जाएगा, तो ये तो खुश हो जाएगा। तो ये सोडियम क्या करता है, अपनी बाहरी कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, दे देता है, त्याग देता है। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन त्याग देता है तो सोडियम के ऊपर आप देखते होंगे कि +1 चार्ज आता है। तो इसी तरह जो है आवेशों का आदान प्रदान होते रहता है। कोई त्यागेगा तो सोडियम जब एक इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तो +1 चार्ज, इसी इलेक्ट्रॉन को कोई मान लीजिए कि क्लोरीन लेगा तो क्लोरीन पे अक्सर देखते होंगे कि -1 चार्ज है। तो इस तरह से आवेशों का संयोजकता समझ गया। किसी भी तत्व के बाहरी कक्षा में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे, अगर 1 इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसकी संयोजकता 1 होगी, अगर 4 इलेक्ट्रॉन होगी तो उसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। इस तरह से कार्बन के जो टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने होते हैं, 6 होते हैं। क्लियर है। तो इस तरह से देख लीजिए कि कार्बन का जो लैटिन नाम होता है कार्बो होता है, जिसका अर्थ होता है कोल, और कोल का अर्थ ही होता है हिंदी में जिसको कोयला बोलते हैं, यानी कोयला से ही कार्बन की उत्पत्ति हुई है। अब कार्बन का जो संकेत होता है C होता है, परमाणु संख्या 6 होता है। दोस्तों देखिए याद कर लीजिए, दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत ना हो, क्योंकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा चाह रहा हूँ कि आपका टाइम बचे और भी काम जो है और अदर सब्जेक्ट जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा अपना टाइम दे, क्योंकि एक बार वीडियो देखने के बाद मेरा यही कर्तव्य है कि आपको जल्द से जल्द याद करा दूँ। तो देखिए परमाणु संख्या कार्बन के कितना होता है आवर्त सारणी में, 6ठे नंबर पे। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कोई पूछेगा तो आप कहिएगा 2 और 4 होता है। संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। और टोटल इलेक्ट्रॉन कार्बन में कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो देखिए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों बराबर होता है, तो कार्बन में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों क्या है, 6 होता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, कार्बन में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो भी 6 होता है और प्रोटॉन होता है वो भी 6 होता है। एक और याद रखिए, कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछता है कि इलेक्ट्रॉन पे आवेश पूछता है, चार्ज पूछता है कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होते हैं प्लस या माइनस। तो याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन पर हमेशा माइनस चार्ज होता है। देखिए उसके बाद प्रोटॉन आता है, तो प्रोटॉन पर हमेशा प्लस चार्ज होता है, और जो न्यूट्रॉन आता है उस पर उदासीन है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। तो अक्सर ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है बोर्ड में कि न्यूट्रॉन पे आवेश होते हैं धनात्मक, ऋणात्मक
इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि न्यूट्रॉन उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। न्यूट्रॉन्स के ऊपर कोई भी आवेश नहीं होते हैं। बस याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है। तो इस तरह से कुछ मैंने आपको जो है कार्बन के इंट्रोडक्शन को अच्छे से समझाया और उम्मीद करूंगा कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। पूरा अंत तक देखिएगा। अभी मैं आपको पूरा कार्बन का जितना भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको बताऊंगा, फिर उसके बाद हम जितना भी वीडियो में टॉपिक आएगा उसको अच्छे से डिस्कशन करूंगा। उम्मीद करूंगा कि आपको जो है एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करवा के रहूं ताकि दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। आइए दोस्तों, अब हम चलते हैं कार्बन के कुछ महत्व को जानते हैं कि हमारे ज़िंदगी में कार्बन का कितना महत्व है। अब आइए जानते हैं दोस्तों कि कार्बन किस रूप में पाया जाता है और कहाँ कहाँ पाया जाता है हमारी धरती पर। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि कार्बन दो रूप में पाया जाता है दोस्तों। याद रखिएगा, पहला पृथ्वी की ऊपरी परत, यानी जो पृथ्वी का जो हमारा ऊपरी परत, ये जो देख रहे हैं ये पृथ्वी का जो हमारा ऊपरी परत है उसमें जो है कार्बन पाया जाता है। दूसरा वायुमंडल में पाया जाता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछता है कि पृथ्वी की ऊपरी सतह पर कार्बन का प्रतिशत कितना है, तो याद रखिएगा बहुत कम है, 0.02%। कितना होता है दोस्तों? पृथ्वी की ऊपरी परत पर कार्बन की जो प्रतिशत है वो कितना है? 0.02%। क्लियर है? अब आइए वायुमंडल। तो वायुमंडल में कार्बन की प्रतिशत कितने हैं? तो सबको पता है 0.03% होता है। और देखिए वायुमंडल में किस रूप में पाया जाएगा वो भी मैं आपको डिस्कशन करा दूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं पृथ्वी की ऊपरी परत में कार्बन की प्रतिशत कितना, तो 0.02% यही होता है। किस रूप में होता है? तो पृथ्वी देखिए पेट्रोल के रूप में, यानी पेट्रोल में भी कार्बन की मात्रा है, डीजल में भी है। जीवाश्म ईंधन कहने का मतलब कि लाखों करोड़ों वर्ष जब धरती का निर्माण हुआ था उस समय जीव जंतु पेड़ पौधे सभी जो है धरती के अंदर क्या हो गए थे? दब गए थे। उस दरमियान इतने लाखों करोड़ों वर्षों के बाद दबने के बाद वो किसका रूप ले लिए? जीवाश्म ईंधन का रूप ले लिए। और दूसरा जो है वो कोयला का रूप, यानी पृथ्वी पर जो है जो हमारा कार्बन जो है वो पेट्रोल, डीजल, जीवाश्म ईंधन और कोयला के रूप में पाए जाते हैं। उसी तरह वायुमंडल है, जैसा कि हमारा वायुमंडल, तो वायुमंडल में जो कार्बन का प्रतिशत है 0.03% है। तो ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में और कार्बन मोनोऑक्साइड के रूप में। क्वेश्चन पूछा जाता है कि वायुमंडल में कार्बन जो है किस रूप में पाया जाता है, तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में और कार्बन मोनोऑक्साइड में। पृथ्वी की ऊपरी सतह में पेट्रोल, डीजल, जीवाश्म ईंधन और कोयला। तो इस तरह से जो है कार्बन की दो भागों में पाया जाता है, पृथ्वी पर भी पाया जाता है और वायुमंडल में पाया जाता है। अब देखिए वायुमंडल में कार्बन का महत्व कितना है? 0.03% है। तो कार्बन कहीं ना कहीं हमारे लिए क्या है? हानिकारक भी है और कहीं ना कहीं हमारे लिए क्या है? लाभदायक भी है। ठीक है दोस्तों, मैं दोनों बात को डिस्कशन करूंगा कि क्या फ़ायदे हैं और क्या घाटा है। अक्सर आप देखते होंगे कि जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो पेड़ पौधे क्या करते हैं कि दिन में कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं? लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, क्योंकि भोजन बनाने में सबसे ज़्यादा जो अहम योगदान रहता है वो कहीं ना कहीं कार्बन डाइऑक्साइड का भी रहता है। क्लियर है दोस्तों? तो पेड़ पौधों को भोजन बनाने में कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि पेड़ पौधे जब तक कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे नहीं तब तक वो भोजन का निर्माण उससे होता नहीं है। और जब कार्बन डाइऑक्साइड वो लेते हैं तभी तो उनके अंदर पूरे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। लेता तो है, कार्बन डाइऑक्साइड भी आएगा, प्रकाश ऊष्मा भी आएगा, जल भी आएगा, ये सब मिलकर जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और भोजन का निर्माण होता है। तो उसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड भाग लेता है। ठीक है दोस्तों, अब आइए जानते हैं कि कार्बन का कुछ महत्व किस रूप में हम आखिर। देखिए कार्बन से हम चारों तरफ से घिर चुके हैं। अगर आपको लगता होगा कि ये कौन सी बात कर रहे हैं, हम तो चारों तरफ से वायुमंडल से घिरे हुए हैं। ठीक है, तो कार्बन से भी कहीं ना कहीं हमारा जो जीवन है वो पूरी तरह से घिर चुका है। क्यों घिर चुका? जानते हैं दोस्तों कार्बन के कुछ महत्व। तो देखिए पहला है कार्बन जो है मुक्त अवस्था में पाया जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुक्त अवस्था में क्या क्या पाया जाता है, किस रूप में? तो हीरा के रूप में, कोयला के रूप में। तो इस तरह से जो है अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कार्बन का जो मुक्त अवस्था में क्या पाया जाता है, तो है हीरा, कोयला। इसी तरह के बहुत सारे जो तत्व जो है आपको ग्रेफाइट, देखिए ग्रेफाइट और ETC। तो इस तरह से क्वेश्चन अगर आपसे पूछेगा कि कार्बन मुक्त अवस्था में क्या क्या पाया जाता है मुक्त अवस्था में, तो हीरा के रूप में पाया जाएगा मुक्त अवस्था, कोयला और ग्रेफाइट के रूप में। तो ये मोटा मोटी आप बात याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट है कि देखिए भोजन के रूप में, देखिए कैसे भोजन के रूप में, तो जैसे यूरिया, जैसे हमारे शरीर से जब हम पेशाब करते हैं, है ना, जो हमारे शरीर से जो यूरिया निकलता है, वो पेशाब निकलता है, उसमें यूरिया की मात्रा होती है। क्लियर है दोस्तों? नींबू में भी कार्बन की मात्रा होगी, सिरका में भी कार्बन की मात्रा होती है। तो इस तरह से जो हम भोजन करते हैं, कोई भी चीज़ खाते हैं, उसमें कार्बन की मात्रा उपस्थित रहती है। दूसरा पॉइंट है देखिए चिकित्सा के क्षेत्र में, यानी मेडिकल के क्षेत्र में, जितने भी फार्मेसी का जो दवा उठाएंगे उस पर कहीं ना कहीं कार्बन से रिलेटेड कुछ ना कुछ पॉइंट लिखा होगा। तो जितना भी दवा बनता है वो हमारा क्या है, उसमें भी कार्बन की मात्रा
पाई जाती है। तो इसीलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि जो हमारा ज़िंदगी है वो कहीं ना कहीं चारों तरफ से जो है कार्बन से घिर चुका है। और एक बार बात सोचिए कि अगर धरती पर से कार्बन को हटा दिया जाए, एकदम साफ एकदम ख़त्म कर दिया जाए, तो हमारा जो पृथ्वी होगा वो चंद्रमा की तरह जीव विहीन हो जाएगा, यानी यहाँ पर भी जीवन संभव नहीं हो पाएगा। ठीक है दोस्तों, तो कहीं ना कहीं कार्बन का योगदान हमारे ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा है और चारों तरफ से जो है कार्बन से हम लोग घिर चुके हैं। अगर ये हम टी शर्ट पहने हुए हैं, चाहे पैंट पहने हुए हैं, चाहे वो हम मोबाइल चला रहे हैं, चाहे मार्कर चला रहे हैं, तो इसमें भी जो है कार्बन पाया जाता है। तो दूसरा पॉइंट हमारा चिकित्सा मेडिकल। मेडिकल में दवा किस किस रूप में, तो पेनिसिलिन का दवा होता है, एस्पिरिन का दवा होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट दवा को मैंने नाम दे दिया ताकि आपको एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। दूसरा देखिए, युद्ध क्षेत्र में जो हमारा बड़ा बड़ा युद्ध जो होता है, लोग कई क्या करते हैं, परमाणु बम बनाते हैं कई तरह के। तो उसमें सबसे बड़ा जो है, सबसे ज़्यादा जो है डायनामाइट, जो सबसे ज़्यादा भयानक रूप लेता है डायनामाइट, परमाणु विस्फोटक के रूप में युद्ध में। TNT, जिसका पूरा नाम है ट्राई नाइट्रोटोलुएन, यह भी एक प्रकार का विस्फोटक पदार्थ है। इस रूप में भी इसमें युद्ध के क्षेत्र में भी कार्बन का योगदान होता है, चिकित्सा के क्षेत्र में भी, भोजन के क्षेत्र में भी। और कार्बन जो है मुक्त अवस्था में तो हीरा, कोयला और ग्रेफाइट के रूप में पाया जाता है। तो इस तरह से ये बेसिक इंपॉर्टेंस पॉइंट्स है। आप चाहेंगे तो आपको स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। और एक और दोस्तों, प्यारे बच्चों, मेरे छोटे भाइयों और बहनों, मैं जो भी बता रहा हूँ उसका नोट्स बनाते रहिएगा ताकि आपको एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा जो है मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और उम्मीद करूँगा कि मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ आपको तुरंत जो है क्लियर हो जाए। तो आइए दोस्तों, अब हम चलते हैं कुछ सिद्धांत। देखिए, कार्बन का जब लगातार इस तरह का खोज होते रहा, मतलब कई लोग इस तरह का थ्योरी देते रहे, कार्बन के बारे में चर्चा होने लगी, तो कई वैज्ञानिक जो है अपना एक सिद्धांत देने लगे। जैसे एग्जाम्पल में मान लीजिए कि आपके बगल उगल में कहीं देखते होंगे कि कहीं मान लीजिए कि बगल में मार हो गया, ठीक ना, तो सब अपना अपना राय देना शुरू कर देते हैं। देखबो नहीं करता है तो वो कहेगा कि वो फलाना को मार दिया, वो ढेकनवा को मार दिया। तो इस तरह से सब सिद्धांत जो है अपना अपना देने लगते हैं। तो उसी तरह जो कार्बन के ही बारे में कुछ वैज्ञानिक जो है अपना अपना सिद्धांत दिए। क्या सिद्धांत दिए, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। कुछ वैज्ञानिक बोले कि कार्बन का जो उत्पत्ति हुई है वो केवल जो है सजीवों से होती है। कुछ वैज्ञानिक जो बोले कि कार्बन की उत्पत्ति हो वो निर्जीवों से होती है। तो आइए अब जानते हैं कि कार्बन की उत्पत्ति को कई वैज्ञानिकों ने किस रूप में बताया है, तो उसको जानते हैं। अब दोस्तों, आप जो है कार्बन के कुछ बेसिक जो इंट्रोडक्शन है मैंने आपको क्लियर कर दिया। उम्मीद करूंगा कि आपका जितना भी कॉन्सेप्ट अभी तक नहीं क्लियर हुआ था, इस वीडियो को देखने के बाद आपका क्लियर होते रहेगा। अंत तक बने रहिएगा, बहुत ही मज़ेदार तरीके से NCERT का एक एक टॉपिक आपके सामने मैं रखूंगा और बहुत ही सरल तरीके से रखूंगा, क्योंकि मेरा टारगेट है कम से कम आपको बोर्ड में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने का या दिलाने का प्रयास करूंगा। क्योंकि मेहनत मैं कर सकता हूं, आपको बस जो है नोट्स बनाते रहना और नोट्स पे आपको काम करते रहना। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक क्या होते हैं। तो सबसे पहले जानिए कि देखिए, रासायनिक पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, जो आप देख रहे हैं रासायनिक पदार्थ को दो भागों में बांट दिया गया। पहला कार्बनिक यौगिक, जिसको ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे। दूसरा अकार्बनिक यौगिक यानी इनऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या होते हैं कार्बनिक यौगिक, बहुत ही सिंपल शॉर्ट तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, कार्बनिक यौगिक जो होते हैं वो केवल सजीव से प्राप्त होते हैं। किस रूप में, देखिए, यूरिया के रूप में, नींबू के रूप में, दूध के रूप में, वसा के रूप में, ऐसे तमाम जितने भी हम सजीव पदार्थ जो है, चाहे वो यूरिया के रूप में हो, चाहे नींबू को, चाहे दूध, वसा, जितने भी हम लोग सजीव लोग प्रयोग करते हैं, चाहे भोजन के रूप में, चाहे किसी भी रूप में। तो कहने का मतलब कि यहाँ से एक परिभाषा आ गया कि कार्बनिक यौगिक यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड होता क्या है। तो सिंपल सा भाषा है कि कार्बनिक यौगिक केवल सजीवों से प्राप्त होते हैं, जैसे यूरिया के रूप में, नींबू के रूप में, दूध के और वसा। इसी तरह इसका उल्टा अकार्बनिक, जिसका नाम है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है केवल निर्जीव से प्राप्त, जैसे नमक हो गया। ठीक है, नमक क्या है, समुद्र से निकाला जाता है, ये तो हमारा सजीव का इसमें योगदान नहीं है। चूना भी देखिए, चूना पत्थर जो हमारा मिलता है, तो ये जितने भी निर्जीव से प्राप्त होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं अकार्बनिक यौगिक। यहाँ क्लियर हो गया। रासायनिक पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, कार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक का परिभाषा क्या हो गया दोस्तों, तो ऐसे यौगिक जो सजीवों से प्राप्त होते हैं उनको कार्बनिक यौगिक कहते हैं, जैसे यूरिया, नींबू, ठीक है, दूध, वसा, ऐसे तमाम भोज्य पदार्थ। अकार्बनिक यौगिक जो निर्जीवों से प्राप्त होंगे, जैसे नमक हो गया, चूना हो गया। क्लियर है। तो इस तरह से जो है कार्बनिक और अकार्बनिक का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। अब आइए जानते हैं कि कार्बनिक शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। देखिए, कार्बनिक यानी ऑर्गेनिक शब्द का प्रयोग सबसे पहले बर्जीलियस ने किया था। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है बोर्ड में कि कार्बनिक शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने किया था। तो कार्बनिक शब्द का प्रयोग सबसे पहले बर्जीलियस ने किया था। उसी आधार पर बर्जीलियस ने एक सिद्धांत दिया। कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि जीवन शक्ति का सिद्धांत किसने दिया था। तो याद रखिएगा, जीवन शक्ति का सिद्धांत बर्जीलियस दिए थे।
1815 में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीवन शक्ति के सिद्धांत में बर्जीलियस ने आखिर कार्बन के बारे में क्या कहा था, कार्बनिक यौगिकों के बारे में क्या कहा था। तो सिंपल सा देखिए इनका सिद्धांत क्या है कि कार्बनिक पदार्थों का जो निर्माण होता है केवल सजीवों से होता है। क्या होता है दोस्तों, बर्जीलियस ने सिद्धांत दिया था, किस कौन से अपने सिद्धांत में, तो जीवन शक्ति के सिद्धांत में बर्जीलियस ने कहा था कि जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनका निर्माण केवल किससे होता है, सजीवों से होता है। ठीक है दोस्तों, ये तो सिद्धांत दे दिए। लेकिन इसी सिद्धांत के बाद एक और वैज्ञानिक आए जिनका नाम था वोलर। ये क्या किए, बर्जीलियस के सिद्धांत को गलत साबित कर दिए, क्योंकि बर्जीलियस क्या कहे थे कि सभी कार्बनिक पदार्थों का जो निर्माण होता है वो केवल किससे होता है, सजीव से होता है। इसी सिद्धांत पे वोलर है, तो वोलर क्या किए कि इनके सिद्धांत को गलत साबित कर दिए। कैसे साबित कर दिए, तो वोलर जो है सबसे पहले अमोनियम साइनाइड एक केमिकल ले लिए, रासायनिक पदार्थ ले लिए, और उस रासायनिक पदार्थ को प्रयोगशाला में प्रयोग किए, और उस प्रयोगशाला में प्रयोग करके वो क्या बना दिए, यूरिया बना दिए। देखिए इससे पहले थोड़ा सा पीछे आइए, बर्जीलियस देखिए कार्बनिक यौगिक का परिभाषा क्या था कि सजीवों से प्राप्त होता है। कार्बनिक यौगिक किससे प्राप्त होता है, सजीवों से, जिसमें देखिए मोटा मोटी केवल यूरिया है। देखिए जो हम लोग पेशाब साफ करते हैं तो उसमें यूरिया की मात्रा होती है और उसमें कार्बन का भी मात्रा होता है, तो सजीवों से जो प्राप्त होता है उसमें यूरिया आ गया। लेकिन वोलर क्या किए, प्रयोगशाला में जाके अमोनियम साइड का देखिए अमोनियम NH4CNO को, यानी अमोनियम साइनेट को जब उष्मा दे के प्रयोगशाला में लैब कर रहे थे तो अमोनियम साइनाइड को किस रूप में बदल दिए, यूरिया के रूप में। लेकिन बर्जीलियस क्या कहते हैं कि केवल जो है कार्बनिक यौगिक केवल सजीवों से प्राप्त होता है, लेकिन वोलर उनके सिद्धांत को क्या कर दिए, गलत साबित कर दिए। तो इस तरह से जो है जीवन शक्ति के सिद्धांत में जो बर्जीलियस कहते हैं कि कार्बनिक यौगिकों का निर्माण होता है वो केवल सजीवों से होता है, इस प्रयोग के बाद इनके जो सिद्धांत था वो क्या हो गया, गलत हो गया। तो अब इनके आधार पर कई सारे वैज्ञानिक आने लगे जो प्रयोगशाला में कई तरह के कार्बनिक यौगिक बनाना शुरू कर दिए। जैसे कोल्वे आए, तो कोल्वे क्या किए, एसिटिक अम्ल बनाए। ठीक है दोस्तों, अब क्लियर हो रहा होगा कि देखिए पहले परिभाषा क्या था कार्बनिक यौगिक का, कार्बनिक यौगिक का परिभाषा क्या था दोस्तों, मैं आपको रियल वाला भी परिभाषा बताऊंगा, लेकिन अभी जो सिद्धांत चला है वो समझिए। कार्बनिक यौगिक का मैंने परिभाषा बताया था कि सजीवों से प्राप्त होता है उसे कार्बनिक यौगिक कहते हैं, ये नॉर्मल हो गया। लेकिन जैसे जैसे सिद्धांत आगे बढ़ते गया देखिए तो बर्जीलियस हैं, बर्जीलियस कहें कि सभी कार्बनिक पदार्थों का जो निर्माण होता है वो सजीवों से होता है, लेकिन वोलर आके इनके सिद्धांत को क्या कर दिए, गलत साबित कर दिए। लेकिन यहाँ पे आप कंफ्यूज होंगे कि आखिर हम परिभाषा कौन सा दे। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि कार्बनिक यौगिक क्या होता है तो आप सीधे सीधे बोल सकते हैं कि कार्बनिक यौगिक केवल सजीवों से प्राप्त होता है। ठीक है, अगर इससे संतुष्टि न मिले तो मैं आपको रियल वाला भी जो परिभाषा, जो एक्चुअली जो रियल होता है, जो इस सिद्धांत को देख कर बनाया गया, मैं वो भी परिभाषा आपके सामने रखूंगा। अगर आपसे पूछेगा बर्जीलियस का सिद्धांत क्या है तो आप सिद्धांत यही देंगे कि कार्बनिक पदार्थों का जो निर्माण होता है वह सजीवों से प्राप्त होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं। जो सजीवों से प्राप्त होता है कार्बनिक यौगिक कहेंगे, जो निर्जीवों से प्राप्त होगा उसे अकार्बनिक यौगिक कहेंगे। लेकिन देखिए अपना अपना सिद्धांत दे रहे हैं। ये सिद्धांत कई बार पूछा गया है कि बर्जीलियस के सिद्धांत को किसने गलत साबित कर दिया, तो याद रखिएगा वोलर ने किया था। ये वोलर ने क्या किया, प्रयोगशाला में गए, अमोनियम साइनाइड को गर्म किया, गर्म करके क्या बना दिए, यूरिया बना दिया। तो इस आधार पर बर्जीलियस का सिद्धांत गलत हो गया। उसी के आगे कोल्वे आए, कोल्वे एसिटिक अम्ल का प्रयोगशाला में बनाए, फिर बर्थेलो बनाए, CH4 यानी मेथेन बनाए। तो इस आधार पे कई वैज्ञानिक ने और सिद्धांत दिया। तो आइए कुछ वैज्ञानिक और हैं उनके बारे में भी जान जाते हैं। और रियल वाला जो कार्बनिक यौगिक का जो परिभाषा है, जो आपको बोर्ड्स की एग्जाम में आता है कि कार्बनिक यौगिक क्या होता है, तो वही आप क्या कीजिएगा, लिखिएगा। नहीं होगा तो आप क्या कीजिएगा, ये सब भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आइए अब हम चलते हैं। चलो अब आइए दोस्तों कि सिद्धांत के बाद लेवोजियर थे। देखिए लेवोजियर को ही रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, लेवोजियर को ही रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि रसायन विज्ञान का जनक किसे कहते हैं, तो लेवोजियर को कहते हैं। देखिए लेवोजियर क्या किए थे, कार्बनिक यौगिक का परिभाषा एक अलग तरीके से दिए। उनका कहना था कि जो कार्बनिक यौगिक होते हैं, देखिए कार्बनिक यौगिक होते हैं किनके अनुसार, लेवोजियर के अनुसार। लेवोजियर को ही रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है, ये पॉइंट याद रखिएगा। लेवोजियर के अनुसार जो कार्बनिक यौगिक होते हैं वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हैलोजन, फास्फोरस। हैलोजन में देखिए, हैलोजन में कई बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से हैलोजन कौन सा है, तो याद रखिएगा क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। यानी कार्बनिक यौगिक जो हैं इन सभी तत्वों से मिलकर बने होते हैं। ये किसका था, लेवोजियर का। तो इसी सिद्धांत पर जो है एक अलग परिभाषा आई जिसका नाम पड़ा कार्बनिक यौगिक का आधुनिक परिभाषा। तो अब आपसे अगर एग्जाम में कोई पूछेगा कि कार्बनिक यौगिक क्या होता है,
कुछ नहीं पता हो तो आप कहेंगे कि ऐसे यौगिक जिनका निर्माण सजीवों से होता है जैसे यूरिया, दूध, वसा, वहाँ लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप अच्छे से नोट्स को बनाएंगे ताकि आपको ये भी एग्जाम्पल याद होगा, ठीक है। तो इसको भी याद कर लीजिएगा कि आधुनिक परिभाषा क्या दिया गया, इन सिद्धांतों के आधार पर जिस यौगिक में कार्बन और हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं, याद रखिएगा कोई भी यौगिक हो, जिस यौगिक में कार्बन और हाइड्रोजन उपस्थित हो वे हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। तो यहाँ से एक क्वेश्चन कई बार केमिस्ट्री में पूछा गया है 2 नंबर में कि हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। तो जिस यौगिक में कार्बन और हाइड्रोजन की मात्रा उपस्थित होती है हाइड्रोकार्बन कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता है? हाइड्रोकार्बन। और सभी हाइड्रोकार्बन को ही कार्बनिक यौगिक कहते हैं। देखिए दोस्तों, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि हाइड्रोकार्बन से आप क्या समझते हैं, तो ऐसे यौगिक जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन की मात्रा उपस्थित होती है क्या कहलाती है? हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन का जो समूह होता है उसी को हम लोग बोलते हैं कार्बनिक यौगिक। तो ये जो परिभाषा है ये आपका हो गया आधुनिक परिभाषा। क्लियर है दोस्तों? और बाकी जो जिसका सिद्धांत वो सिद्धांत याद रखिएगा। बर्जीलियस क्या कहते हैं, वोलर क्या किए, कोल्बे आए क्या, किस रासायनिक पदार्थ का किस कार्बनिक यौगिक का खोज किए, बर्थेलो आए किसका किए। फिर उसके बाद हमारा लास्ट जो है लेवोजियर का क्या नाम था? कार्बनिक यौगिक जो है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइलोजन और फास्फोरस से मिलकर बने होते हैं। इसी सिद्धांत पर जो है एक नया आधुनिक परिभाषा आया कार्बनिक यौगिक का। क्या आया कि जिस यौगिक में कार्बन और हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, और सभी हाइड्रोकार्बन के समूह को ही हम लोग कार्बनिक यौगिक कहते हैं। तो आइए कुछ एग्जाम्पल आपके सामने रख रहा हूँ। कुछ एग्जाम्पल है जैसे CH4, C2H6, C2H5OH और CO2। तो आप बताइए कि इसमें हाइड्रोकार्बन कौन से हैं और कौन से हाइड्रोकार्बन नहीं हैं। तो समझिए पहले, देखिए इसमें कार्बन हो गया, हाइड्रोजन आएगा। परिभाषा क्या पढ़े थे कि जिस यौगिक में कार्बन और हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन। और सभी हाइड्रोकार्बन के समूह को क्या बोलेंगे? कार्बनिक यौगिक। तो देखिए CH4 एक प्रकार का हाइड्रोकार्बन है, और जब ये हाइड्रोकार्बन होगा तो ये कार्बनिक यौगिक भी होगा। इसमें भी देखिए C है हाइड्रो यानी कार्बन हाइड्रोजन है, तो ये भी हाइड्रोकार्बन के साथ साथ कार्बनिक यौगिक। इसमें देखिए ये कार्बन के पास केवल C है यानी कार्बन है, इसके पास हाइड्रोजन नहीं है, तो ये हमारा कार्बनिक यौगिक नहीं होगा यानी हाइड्रोकार्बन ये नहीं होगा। तो इस आधार पे जो है आप हाइड्रोकार्बन की पहचान कर सकते हैं। एक छोटा सा पॉइंट याद रखिएगा कि अब तक जो है 1,60,00,000 क्या है दोस्तों, अब तक जो है 1,60,00,000 से ऊपर कार्बनिक यौगिक जो है प्रयोगशाला में बनाए जा चुके हैं। लेकिन इससे पहले हमारे बर्जीलियस क्या कहते थे कि केवल कार्बनिक यौगिक का जो निर्माण होता है वो केवल सजीवों से होता है। लेकिन उनके सिद्धांत को देखिए, अगर उनके सिद्धांत को अगर आज तक हम फॉलो करते हैं तो आज हम कहाँ से कहाँ होते हैं। क्लियर है दोस्तों? तो उनके सिद्धांत को तो गलत साबित कर दिए वोलर साहब, उसके बाद कई वैज्ञानिक आए, और अब तक जो है पॉइंट याद रखिएगा कि अब तक कार्बनिक यौगिक प्रयोगशाला में कितने बनाए जा चुके हैं, तो 1,60,00,000। तो इस तरह से जो है कार्बनिक एवं उसके यौगिक में इस वीडियो को मैं बहुत ही बेसिक से बताया हूँ। और इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट वीडियो कितने प्रकार के होते हैं, रासायनिक बंधन क्या होते हैं, तो मैं अगले वीडियो में इस वीडियो पे चर्चा करूँगा। और उम्मीद करूँगा कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगेगा, और अच्छा लगेगा तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा इसी के साथ। जय हिंद दोस्तों।